आगे हमारे पास प्रारंभिक वैदिक युग। आर्य लोग सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र की ओर दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े। वहाँ वे कई वर्ष रहे और उन्होंने वेद कहे जाने वाले श्लोकों का संग्रह किया। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा किया। जो वेद कहे जाने वाले जो श्लोक है उनको इकट्ठा किया और कुछ समय पश्चात वे लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करते हुए वहाँ से पूरब की ओर गंगा नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए। प्रारंभ में आर्य लोग पशुपालक और भ्रमणकारी थे। वे बड़ी संख्या में चौपाए पशुओं को रखते थे। यही उनकी आजीविका के साधन थे। चौपाए मतलब चार पैरों वाले जो पशु थे उनको रखते थे और यही उनकी आजीविका यानी जीवन चलाने के प्रमुख साधन थे। इन्हें साथ लेकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना आरंभ किया और गांव में स्थायी रूप से रहने लग गए। हम आर्यों के जीवन के बारे में उनके द्वारा रचित श्लोकों, कविताओं और कहानियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन श्लोकों का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इनका सिर्फ उच्चारण किया जाता था और उसका श्रवण का मतलब उसको सुना जाता था, ठीक है, ना कि उनको पढ़ा जाता था। इनकी रचना के सदियों बाद इन्हें लिखा गया। इनके जो मतलब पहले ये जो सिर्फ क्या उसका उच्चारण किया जाता था या सुना जाता था। इसकी रचना जो है लिखा कब किया इसको बहुत बाद में। इनके छापने का कार्य भी मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इनको कब छापा गया है? लगभग 200 साल पहले। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन। अब ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो जीवन था वो किस तरह से था वो हम पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह वर्गीकरण लोगों के कार्यों पर आधारित था। कार्यों के आधार पर हमने उनको समाज को 4 वर्गों में बांट रखा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ये किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। शिक्षकों को ब्राह्मण, शासकों एवं प्रशासकों को क्षत्रिय, किसानों, व्यापारियों और साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। प्रारंभ में एक ही परिवार में सभी वर्ग हो सकते थे, परंतु बाद में व्यवसाय पैतृक होते चले गए। यानी पहले एक ही परिवार के अंदर अलग अलग तरह के लोग हो सकते थे, सभी धर्म को मानने वाले और जाति को, परंतु बाद में क्या हुआ कि ये व्यवसाय पैतृक होते चले गए और एक व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक जाति के रूप में माना गया। समाज की आधारभूत इकाई परिवार था। बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। युवक एवं युवतियां अपनी पसंद से विवाह कर सकते थे। सभी धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर पत्नी पति की सहभागिनी होती थी। पति और पत्नी जो है एक दूसरे के सहभागिनी होते थे। पिता की संपत्ति में सभी संतानों का अधिकार होता था। मुख्यतः चारे वाली भूमि, जंगलों तथा जलाशयों जैसे तालाबों और नदियों पर समाज का स्वामित्व होता था। गांव के सभी लोग उनका उपयोग कर सकते थे। परिवार का ज्येष्ठ पुरुष सदस्य घर का मुखिया होता था और उसे गृहपति कहा जाता था। उसका अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां जो है उस समय में सती नहीं होती थी और न ही वो पर्दा करती थी। विधवा पुनर्विवाह को पूर्ण स्वीकृति प्राप्त थी और जो विधवा है वो अपना जो है दोबारा विवाह कर सकती थी।